नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्यारा प्यारा YouTube चैनल क्या नाम है इसका स्मार्ट क्लासेस 77 पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी क्लासेस को देखने के लिए आप इसे लाइक करते जाइए, साथ ही शेयर करते जाइए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक, पेपर 1 वेटनरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य निरीक्षक, होमगार्ड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ITI में प्रशिक्षण भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, उत्तर प्रदेश वीडियो, यानी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी आपको हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। आप जानते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा पार्ट हो चुका है सभी परीक्षाओं का, जिससे कि हर परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो निश्चित ही आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड में है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम में है वही आपको हमारे चैनल पर पढ़ाने के लिए उपलब्ध है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए जितनी भी स्टडी मटेरियल होती है वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और हाँ मित्रों, हमारा एक ही चैनल है, एक और चैनल है SSC 77 यूपी, जिस पर यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। यानी UP SSC, UP PSC, UP RO, ARO, UP टेट, BEO, TGT, PGT, लेखपाल, टेट, पैट, जितने भी एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है उन सभी की तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। यदि आप यूपी से हैं या यूपी की वैकेंसीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए ठीक है, ये तो रहा थोड़ा सा प्रचार अपने चैनल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज का पहला टेस्ट, पहला प्रश्न। जी हाँ मित्रों, इसके पहले एक मॉक टेस्ट हमने करवाया है पर्यावरण का, आप जा कर के उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और उसमें आपको 100% सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तब प्रत्येक क्लास को अच्छी तरीके से देखते जाइए और अपने मन में क्वेश्चन आंसर को बिठाते जाइए। यानी बहुत सारा आप पढ़ लीजिए और आपको याद बिल्कुल ना हो तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है और इसका जो पहला प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? जी हाँ मित्रों, स्वनिर्मित पर्यावरण को कहते हैं, पारिस्थितिक पर्यावरण को कहते हैं, जैविक पर्यावरण को या फिर अजैविक पर्यावरण को किसे कहते हैं? आपने इसका जवाब जरूर ही सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वनिर्मित पर्यावरण को। जी हाँ मित्रों, स्वनिर्मित पर्यावरण को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। स्वनिर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को किसमें परिवर्तित कर दिया? जब उद्योगों का विकास हुआ तो जो भौतिक मानव था और सामाजिक मानव था वह किसमें परिवर्तित हो गया? सामाजिक मानव के रूप में, आर्थिक मानव के रूप में या फिर आदि मानव के रूप में, या सभी? वैसे तो फिलहाल सभी मनुष्य के रूप हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह आर्थिक मानव। क्यों? उद्योग की स्थापना करने से लोगों को अर्थोपार्जन होने लगा और जब व्यक्ति को पैसा मिलने लगा यानी अर्थ मिलने लगा तब उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ती गई और वह प्रकृति का दोहन बहुत ही बेदर्दी से करता चला गया और आज भी करते चला जा रहा है। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से सचेत नहीं हैं हम। आशा करती हूँ आप लोग पर्यावरण पढ़ते पढ़ते पर्यावरण के प्रति सजग होंगे और अपने पर्यावरण का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलिए अब आप बताइए कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेम्स नदी को, टेनेसी नदी को, नील नदी को या फिर अमेजन नदी को? मित्रों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अमेजन नदी जो है वो कहाँ बहती है, यानी किस देश में बहती है। इस प्रश्न का फिलहाल सही जवाब हो जाएगा टेनेसी नदी। जी हाँ मित्रों, शोक किसे कहा जाता है? अमेरिका का नरक जैसे अपने यहाँ होता है ना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, उस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? ना टेनेसी नदी जो है उसे इसका नरक कहा जाता है। आगे का जो प्रश्न है वो भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है, किससे नकल करके बनाई गई है? टेम्स नदी पर जो परियोजना बनाई गई है उसकी अनुकृति है, अमेजन नदी की जो बनाई गई परियोजना उसकी अनुकृति है, मिसिसिपी की या फिर टेनेसी नदी की? आपको इन चारों में से सही जवाब देना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेनेसी है। जी हाँ मित्रों, यानी इस प्रकार की जो परियोजना है भारत दामोदर नदी परियोजना, यह टेनेसी नदी की परियोजना की कॉपी करके बनाई गई है।
उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, गोमती नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। जी हाँ मित्रों, नदियों के किनारे पहले शहर बसा करते थे क्योंकि उन्हें व्यवसाय करने में आगमन के लिए सुविधा हुआ करती थी। तो आप बताइए कि जो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है वह कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है मित्रों, गंगा नदी उत्तर भारत के मेरुदंड कही जाती है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कही जाती है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। विश्व सर्वाधिक जो अवसाद परिवहन करती हैं वो कौन कौन दो नदियां हैं? तो ये हैं टेनिस एवं टेम्स, येलो एवं गंगा, मिसिसिपी एवं दामोदर नदी या फिर नीलम अमेजन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा के आप भी सोचते रहिए, हम बताते हैं आपको। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा येलो, जो कि खुद ही येलो कलर में दिया गया है, येलो एंड गंगा नदी। जो गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली दो नदियां येलो और गंगा नदी हैं। मित्रों, जो गंगा नदी हैं उसको शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। निम्न में मिस्र किस नदी की देन माना जाता है? मिस्र को किस नदी की देन माना जाता है? आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्या? टेम्स नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर टेंसी नदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाता है क्या? देखेंगे हम, नील नदी। जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नील नदी। नील नदी को मिस्र की देन माना जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मित्रों। आप जल्दी जल्दी से हमारा टारगेट पूरा करवाइए, आप हमारा टारगेट पूरा करवाइए, हम आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए क्लासेस लेकर के आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो हक बनता ही है। ठीक है, और आप हमारा जो यूपी वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूपी, उसे भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो इष्ट मित्र हैं यूपी वाले, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले। बहुत ही अच्छी क्लासेस इस पर चलाई जा रही हैं। चलिए आप बताइए, मनुष्य जो है पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत किसके साथ हुई? यानी ये मनुष्य और पर्यावरण प्रारंभ में मित्र थे। मैंने आपको बताया था पाता एवं दाता के रूप में इनकी भूमिका हुआ करती थी, लेकिन फिर ये एक दूसरे के शत्रु कैसे हो गए? तो जब ये पशुपालन करने लगे तब बने, कृषक बने तब बने, औद्योगिकरण के साथ हुए या फिर उपरोक्त सभी के साथ हुए? इस प्रश्न का सही जवाब आपको सोचना है। इस प्रश्न पर मंथन करने की आवश्यकता है। भाई, जो पाता और दाता के रूप में प्रकृति में मौजूद थे, दोनों साथ में मिलकर काम करते रहते थे, वो किस तरीके से एक प्रकार से शत्रु बन गए? प्रकृति, मानव जो है प्रकृति का शत्रु बना हुआ। क्यों? औद्योगिकरण के साथ। उसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रकार के जंगलों को नष्ट करना पड़ा, विभिन्न प्रकार के कारखानों फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी और कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने नदियों, तालाबों, जंगलों का कटाव किया, जंगलों का कटाव किया। कितने तालाब सुखा दिए गए, कितने नदी जो है वो मिट्टी डाल करके बांध बना करके उनके रास्ते अवरुद्ध किए गए। तो इस प्रकार जो प्रकृति थी उनके साथ छेड़छाड़ करना या औद्योगिक मानव का जो था वो सबसे बड़ा खतरनाक कदम कहा जा सकता है। आप समझ लीजिए इसको। चलिए आप बताइए कि औद्योगिक क्रांति का परिणाम कब से माना जाता है? जी हम तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम कब से माना जाता है? 1860 से, 1850 से, 1865 या फिर 1868 से। इस प्रश्न के जवाब आपने दे दिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1860 में। कब है? 1860 से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से मॉक टेस्ट को अपने हल करते जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। जी हाँ मित्रों, प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? 7 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर 2 वर्गों में बांटा गया है? आप सोच विचार करते रहिए और प्रश्न का जवाब देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए फटाफट। तो प्राकृतिक, ये जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया, प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिम बंगाल का शोक। जी हाँ मित्रों, अभी हमने कहा था बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आप समझिए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, या फिर कहा जाता है बेतवा नदी को, या फिर सांगपो नदी यानी दामोदर नदी। इसमें से किसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक? आपको बताना होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका जवाब, दामोदर नदी। जी हाँ मित्रों, दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। इसी प्रकार शोक का मतलब यह हुआ कि ये नदियाँ जो होती हैं वो जीवनदायिनी होती हैं, और जब ये वहाँ उसके किनारे शहर बसे, ज़्यादा नज़दीक शहर हो गए तो बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के आने से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, घर मकान सब गिर जाते हैं। तो वो इस प्रकार से खुशहाली रहने के बजाय वहाँ पर दुखला देती हैं, इसलिए उन्हें उसका शोक कहा जाने लगता है। तो अब आप बताइए कि नदी की जनल धाराओं को किसी खास उद्देश्य के लिए मोड़ देना क्या कहलाता है?
निर्गमन कहलाता है, विपथ गमन कहलाता है, गमन कहलाता है, फिर विचलन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विपथ गमन। विपथ गमन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विपथ गमन कहलाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि हिंदी की जो शब्दावलियाँ होती है ना, कभी आप लोग हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए आप शुद्ध हिंदी नहीं लिखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और ना ही हिंदी का अच्छे तरीके से मतलब ही समझ पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो गलत देकर चलाते हैं। चलिए अब आप बताइए कि हरिकेन द्वारा कारी क्षति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक के द्वारा, डाप्टन मापक के द्वारा, सोरेनसन मापक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापन के द्वारा। जी हाँ मित्रों, साफिर सिम्पसन मापन के द्वारा। अब आप बताइए जोवाकिन घाटी कहाँ स्थित है? जोवाकिन जो घाटी है वो कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, जापान में, या फिर रूस में स्थित है? कौन से देश में स्थित है आपको बताना है। तो यह स्थित है अमेरिका में। अमेरिका बहुत ही खतरनाक देश हुआ करता था कभी, आज भी है, लेकिन आज और देश आगे बढ़ चुके हैं तो वह थोड़ा सा नरम पड़ गया है ना। बहुत ही चालाक देश है वो, बच के रहिए उससे सब लोग। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? लीजिए, अभी हमने कुछ देर पहले कहा ही था किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये आ भी गया। गोमती को, कोसी को, घाघरा को, या फिर दामोदर को? किसे कहा जाता है बिहार का शोक? तो यह कहा जाता है कोसी को। दामोदर का जो है किसका शोक कहा जाता है? कुछ देर पहले मैंने बताया था, आप उससे याद कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। बिल्कुल बताएंगे ना, भूलेगा बिल्कुल नहीं। चलिए अब आप बताइए, भूमिगत जल के अधिकाधिक विदोहन के कारण सतह के नीचे क्या बनता है? जी हाँ मित्रों, तो इसका जवाब आप देंगे, क्योंकि इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, तभी हम आपको अपनी अगली क्लास लेकर आएंगे, उसमें इस प्रश्न का जवाब देंगे। लिखते नहीं आप लोग। चलिए आप बताइए, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी आप जानते हैं कि बहुत ही दुखदाई था। तो ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 को, 1 दिसंबर 1984 को, या फिर 9 दिसंबर 1984 को? ये सारे ऑप्शन जो है एकदम नज़दीक नज़दीक है। आपको पता है 1984 में तो हुआ था, लेकिन आजकल परीक्षा में जो है ट्रेंड बदल गया है, एग्जामिनर भी घुमाते रहता है, तो आपको एकदम नज़दीक नज़दीक डेट दे दिया है। दिसंबर में भी हुआ था, ये भी दिसंबर में दिया गया, 1984 में दिया गया, तो ये भी दिया गया, लेकिन किस डेट को दिया गया था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को। यानी भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। बहुत सारे लोग इसमें जाने चले गई थी, बेचारे निर्दोष लोग को गैस का रिसाव होने के कारण। चलिए अब आप बताइए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? जी हाँ मित्रों, और एक प्रश्न का जवाब और दीजिएगा, वर्तमान में यह स्थल कहाँ पर है? 22 अप्रैल 1985 को हुई थी, 25 अप्रैल 1985 को, 27 अप्रैल 1987 को, या फिर 26 अप्रैल 1984 को? आपको बताना है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। मित्रों आपने सोच लिया होगा इसका जवाब क्या है, इसका जवाब बताइए। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा 26 अप्रैल 1984। 26 अप्रैल 1984 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। यह भी एक काला इतिहास ही है, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ गए विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आपने बहुत इस पर ऐसे लिखा हुआ होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो भाई जब वरदान के रूप में काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसका साइड इफेक्ट होंगी। तो इसी प्रकार का साइड इफेक्ट ये सारी दुर्घटनाएं हैं। चलिए अब बताइए, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कब हुई थी? 3 माइल आइल दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 1979 में हुई थी, 1978 में हुआ था, या फिर 1975 या 1977 में? कब हुआ था? आप जल्दी से फटाफट इसका जवाब दे चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? यह हुआ था 28 मार्च 1979 में। 28 मार्च, इसको भी आप याद लिख कर लीजिए, 28 मार्च 1979। क्योंकि जो परीक्षा का स्वरूप है, बदलता हुआ पैटर्न है, उसमें डेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सन तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन डेट को भूल जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड दुर्घटना हुई थी। नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आप बताइए, पराबैंगनी विकिरण फोटो केमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है। कैसा तेज करता है बताइए? गहरा प्रकाश कर देता है, जहरीला कोहरा कर देता है, घना कोहरा कर देता है, फिर सफ़ी कर देता है? बताइए क्या कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? आपको बताना है। ये जो हमारा चैनल है आपके लिए पूरी तरह समर्पित है
है ना। तो आपको भी थोड़ा सा हमारा प्रभाव दिखाना होगा। हमने इसमें 3 से 4 प्रश्न आपके लिए शामिल किए हैं और हम देखना चाहते हैं कि आप कितने सजग हैं इस क्लास के प्रति, कितनी तैयारी के प्रति आप अपने जागरूक हैं। तो आप इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए आप बताइए कि मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत किसके साथ हुई थी। मैं इसको पढ़ा भी चुकी हूँ और आशा करती हूँ यह प्रश्न आप बिल्कुल भी गलत नहीं करने वाले हैं। किसके साथ हुई थी? पशुपालन के साथ, कृषक के साथ, या फिर औद्योगिकरण के साथ, या फिर सभी के साथ हुई थी। बिल्कुल भी ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे और आप बताएंगे अवश्य, ऐसा विश्वास से। चलिए अब आप बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 जून को, 10 जून को, या फिर 5 मई को। इसे तो भाई एक बच्चा बच्चा जानता है और आप अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब है आप पढ़ने के प्रति बहुत लापरवाह है, पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब तक कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। दिवस जितने भी हैं पर्यावरण से रिलेटेड उन सबको याद करते जाइए। और हाँ मित्रों, अब आप बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो नया चैनल है यूपी वाला SSC 77 यूपी को भी आप ज्वाइन करिए, उसे भी अपना प्यार सहयोग दीजिए। ठीक है मित्रों, देखिए कितनी प्यारी PDF बनाई गई है हमारी टीम के द्वारा, इतनी अच्छी क्लासेस दी गई है। मित्रों का हमेशा कहा जाता है कि आप यदि लिखते हैं तो अच्छी कॉपी लिख, जो जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं वो कॉपी जो है एकदम साफ पेज की होनी चाहिए। आप साफ लिखिए, स्वच्छ लिखिए। उससे क्या होगा कि आप जब सुंदर लिखावट में लिखते हैं तो आपको पढ़ने का मन करता है। उसी प्रकार से हमारी PDF इतनी सुंदर है कि यदि आप पढ़ने का मन नहीं कभी करेगा तो भी आप पढ़ने बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो भाई आप इस हमारी मेहनत की कदर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। और आगे ये जो क्लास है वो हम आपके लिए फिर लेकर आने वाले हैं अगली क्लासेस। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पर्यावरण के प्रति सजग रहिए। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए। आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अधिकतर लोग लापरवाही कर देते हैं, उनको शरीर में पानी की कमी हो जाती है। फिर क्या होता है, वही 2 बॉटल ग्लूकोज डॉक्टर आएंगे लटका के चले जाएंगे। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक शानदार दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।